Hello students, welcome to my channel, this is Drumland. My name is Said Farman and हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की केमिस्ट्री। नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही नॉलेज है इसमें। ठीक है, और बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी इस चैप्टर में। तो क्या करना है कि अच्छे से कंसंट्रेट करना है चैप्टर पे। जो चीजें मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है उनको अच्छे से समझना है, क्योंकि ये चैप्टर आगे जाने वाले क्लास में फिर से आपको पढ़नी है। 11th में एक बड़ा सा चैप्टर इसमें फिर से आपको मिलेगा। ठीक, तो बेटर है कि यहाँ पे बेसिक्स अंडरस्टैंड कर लेते हैं और 11th में जब जाएंगे तो वहां पे हमें तो फिर समझ में आ जाएगा इजीली, क्योंकि कंसेप्ट पहले ही लिए होंगे। होप करता हूं कि जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया है वो आपको समझ में आ गया होगा, आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा और आपने टेक्स्ट भी पढ़ ली होगी। टेक्स्ट पढ़ना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज आई थिंक इन एवरी लेक्चर मैं ये बोलता हूं कि टेक्स्ट पढ़नी ही पढ़नी है। आप जो भी करो, जहां से भी लेक्चर सुनते हो, आपको टेक्स्ट पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहते हो, बेटर कंसेप्ट्स की जो विजुअलाइजेशन है आपके माइंड में, उसके लिए आपको टेक्स्ट तो पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी। छोड़ो, तो चलते हैं आज के चैप्टर के, आज के टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले जो भी फिलोसफर्स थे, जो भी लोग थे, उनके माइंड में एक चीज आती थी कि जब हम किसी भी मैटर को डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है, मैटर को डिवाइड करते जाएंगे तो लास्ट पे क्या निकलेगा, हमें लास्ट पे हमें क्या मिलेगा। ठीक, सपोज इंडिया के फिलोसफर्स थे या ग्रीस के फिलोसफर्स थे, बहुत सारे फिलोसफर्स थे, उनने अपनी अपनी थियरीज दी थी। सपोज इंडियन फिलोसफर 500 बीसी में इंडियन फिलोसफर थे महर्षि कंद। ठीक है, KND, कंद, कंद उसको पढ़ते हैं, महर्षि कंद। उन्होंने क्या बोला था, इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, ठीक है, मैटर को उन्होंने बोला था पदार्थ। ठीक, हिंदी में या संस्कृत में होगा, वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। हम लास्ट अगर हम उसको डिवाइड करते जाएंगे, हम स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स हमें मिलते जाएंगे। सिंपल सी बात है, आपको कोई चीज दूंगा, मैं आपको एक ब्रुक दूंगा, आप बोलोगे हाँ, ब्रुक को 2 में डिवाइड करोगे, उसके बाद उन जो अपने 2 पार्ट निकले उनको 2 में डिवाइड करोगे, फिर वहां से निकला उसको 2 में, उसके बाद जब आप डिवाइड करते जाओगे तो आपको लास्ट पे छोटे से पार्टिकल्स मिलेंगे। ठीक है, अल्टीमेटली अ स्टेज विल कम व्हेन वी शैल कम अक्रॉस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल बियॉन्ड विच फर्दर डिवीजन विल नॉट बी पॉसिबल। उन्होंने कहा जब हम डिवाइड करते हैं मैटर को, किसी भी मैटर को जब हम डिवाइड करेंगे, हम लास्ट पे एक ऐसे पार्टिकल पे पहुंचेंगे जो डिवाइड नहीं होगा, मतलब दैट विल बी इंडिविजिबल, वो डिवाइड नहीं होगा, उसको हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने बोला वही जो है बेसिक चीजें हैं जिनसे मैटर बनता है। तो उन्होंने क्या कहा, ही नेम्ड दीज पार्टिकल्स परमाणु। उन्होंने उनका बोला था परमाणु, क्या बोला, परमाणु, एटम्स को बोलते हैं हिंदी में, आप इसको याद रख सकते हैं परमाणु के नाम से। तो उन्होंने उन पार्टिकल्स को जो डिवाइड नहीं होते हैं परमाणु का नाम दिया। ठीक, इसी तरह क्या हुआ, इंडियन फिलोसफर दूसरे थे जिनका नाम था पकुदा कतायामा। ठीक है, पकुदा कतायामा। ठीक है, elaborated this doctrine and said that these particles normally exist in a combined form which give us various forms of matter। उन्होंने कहा अब इनकी कॉम्बिनेशन जो है ये मैटर करती है कि ये कौन सी कॉम्बिनेशन है। अगर ये एक कॉम्बिनेशन में आते तो हमें एक पार्टिकल मिलता है, ये दूसरी कॉम्बिनेशन में आते दूसरा पार्टिकल मिलता है। मतलब उन्होंने बोला था बेसिक अरेंजमेंट में जो डिफरेंस है वही क्रिएट करता है डिफरेंट मेटेरियल्स को। किसमें, अरेंजमेंट ऑफ दीज, परमाणु की जो अरेंजमेंट्स है इन एटम्स के, या जो स्मॉल पार्टिकल्स, इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं, इनके अरेंजमेंट से क्या होता है, डिफरेंट टाइप के सबस्टेंसेस, डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, सिंपल चीज है। लेकिन इसी तरह ग्रीक जो था हमारा, ग्रीक में भी फिलोसफर थे, सपोज डेमोक्रिटस थे, ठीक, या ल्यूसिपस थे। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला जब हम डिवाइड करते जाते हैं किसी मैटर को तो हम लास्ट पे एक ऐसे पार्टिकल पे आएंगे जो डिवाइड नहीं होगा, यही बात बोली। लेकिन जो डेमोक्रेटिक्स थे, जो डेमोक्रेटस थे, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने इन पार्टिकल्स को नाम दिया एटम्स। क्या दिया, एटम्स। एटम्स के मायने ग्रीक में है इनडिविजिबल, जो डिवाइड ना हो। ठीक है, सिंपल सी चीज है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि एटम जो नाम है किसने दिया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेमोक्रिटस ने दिया है। ठीक है, DEMOCRITUS, डेमोक्रिटस ने एटम्स जो नाम है उसी ने रखा था। उसके बाद ये जो सारा था ना, ये फिलोसफिकल आइडियाज थे, किसी ने देखा नहीं था ना, किसी ने एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक, कुछ ऐसे ही जो ये बोल रहे थे फिलोसफिकली, अगर ऐसा होगा तो ये डिवाइड होगा, फिर ये निकलेगा। सिंपल सी बात थी, ज्यादा इसमें कुछ था नहीं। लेकिन एंड ऑफ 19th सेंचुरी में क्या हुआ,
Scientists recognized the difference between elements and compounds and naturally became interested in finding out how and why elements combine and what happens when they combine. ठीक है, Lavoisier laid the foundation of chemical science by establishing two important laws of chemical combination. ठीक है, तो 19th सेंचुरी के एंड में उन्होंने ये सोचने में मजबूर हो गए कि कंपाउंड कैसे बनते हैं, एटम्स क्यों कंबाइन करते हैं. ठीक है, कंपाउंड क्यों बनते हैं, एटम्स को क्या मजबूरी है कि वो कंबाइन करते हैं. कुछ एटम्स जो है वो नोबल की सपोज वो ऐसी एटम्स के फॉर्म में क्यों रहते हैं, कुछ कंपाउंड्स के फॉर्म में क्यों रहते हैं. ठीक है, कुछ ये बहुत सारी क्वेश्चन थे जिनके बारे में सोचते स्टार्ट किया. लेवोइयर ने इसकी फाउंडेशन डाली. उन्होंने 2 लॉज सजेस्ट किए. 2 लॉज पे फाउंडेशन डाली गई. किनकी? इस केमिस्ट्री की जो इसको स्टडी करते हैं कि एटम्स क्यों कंबाइन करते हैं, एटम में क्या चीजें, एटम में बेसिक चीजें क्या है. ठीक है, तो लेवोइयर ने क्या कौन से 2 लॉ दिए थे? पहला उनका लॉ था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको आपको किसी भी सूरत में याद रखना है. लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. ठीक है, इंपॉर्टेंट लॉ. केमिकल कॉम्बिनेशन में उन्होंने बोला जब भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस जब भी होती है वहां पे क्या होता है, सब्सटेंसेस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा सकते हैं. ठीक है, एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में जा सकते हैं या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकते हैं. सिंपल सी बात है. लेकिन वहां पे जो मास ऑफ रिएक्टेंट्स है वो इक्वल रहेगा मास ऑफ प्रोडक्ट्स के. सपोज आपके लिए हमने O2 को प्लस H2 को मिलाया. ठीक है, हमने क्या बनाया? वाटर. ठीक है, तो ये 2 है यहां पे, एक इसको ट्वाइस करते हैं और इसको भी ट्वाइस करते हैं. ठीक है, बैलेंस होगी रिएक्शन. तो उन्होंने बोला जब हम सपोज मैं बोलता हूं जब हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को कंबाइन करते हैं और यहां पे वाटर बनाते हैं तो क्या होगा, इन दोनों का मास, ठीक है, वो इक्वल होगा इसके मास के बराबर. समझ लेना क्या बोला उन्होंने. बोला इन अ केमिकल रिएक्शन मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. केमिकल रिएक्शन में मास क्रिएट नहीं होता, नहीं मास डिस्ट्रॉय होता है. ठीक है, ये उनका स्टेटमेंट था. लॉ ऑफ कंजर्वेशन सेड दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. बल्कि क्या होता है, जितना मास इन दोनों का होता है वही यहां पे कंबाइन रिएक्शन में आ जाएगा. जब ये कंबाइन होते हैं तो फिर वो मास इसमें चला जाता है. ये 2 आपस में कंबाइन होकर एक हो सकते हैं. ठीक है, या ये 2 यहां पे कंबाइन है, यहां जाके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मास जो है वो कांस्टेंट रहेगा. मास नहीं क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा. ये इनका पहला लॉ था जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. ठीक है, सिंपल लॉ है. इसके लिए आर्किटेक्ट्स ने एक्टिविटी दी है. ठीक है, उनने 2 सोल्यूशन लिए हैं. फिर आपको बोला गया है कि आप बीकर को थोड़ा टिल्ट करो, वहां पे सोल्यूशन गिर जाएगी, केमिकल रिएक्शन हो जाएगी. केमिकल रिएक्शन के बाद और केमिकल रिएक्शन से पहले हम बीकर को वेट करेंगे. ठीक है, हम देखेंगे कितना वेट है. अब बाद में भी वेट देखेंगे तो दोनों में वेट सेम आता है. वो इसको कंफर्म करता है कि केमिकल रिएक्शन में मास नहीं क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है. ऑल्दो प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं. रिएक्टेंट्स जो है प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने के टाइम लिक्विड से सॉलिड बन सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड बन सकते हैं, गैस बन सकते हैं, एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में जा सकते हैं, अलग अलग चीजें हो सकती है, लेकिन मास कांस्टेंट रहेगा. ये था पहला लॉ. ठीक है, सिंपल है, समझ में आ गया, सिंपल लॉ है. उसके बाद उन्होंने बोला था दूसरा लॉ जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोजिशन. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोजिशन. ठीक है, ये पहला था, ये दूसरा है. उसका क्या मतलब है? उन्होंने क्या बोला है, मैं आपका स्टेटमेंट पढ़ता हूं उसके लिए. ठीक है, दैट मनी कंपाउंड्स वर कंपोज्ड ऑफ 2 or more elements and each such compound had the same element in the same proportion irrespective of where the compound came from or who prepared it. ठीक है, स्टेटमेंट आपके लिए पढ़ रहा था, मैं समझाऊंगा. उन्होंने बोला कि कंपाउंड्स जो बनते हैं, ठीक है, कंपाउंड्स जब बनते हैं वो उसमें एलिमेंट्स एक फिक्स्ड रेशो में कंबाइन करते हैं. सपोज उन्होंने बोला अगर आप वाटर लोगे, ठीक है, उन्होंने बोला अगर आप वाटर लोगे, वाटर में क्या है, वाटर में आप वाटर मॉलिक्यूल में आपको मिलेंगे 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन. क्या मिलेगा? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन. चाहे आप वाटर केमिकल रिएक्शन से क्रिएट करो, चाहे आप वाटर किसी लेक से लो, फ्रेश वाटर लेक से,
चाहे आप वाटर यूएसए से लाओ, चाहे आप वाटर कहीं से भी लाओ, उसकी प्रपोजिशन सेम होगी। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोजिशन मतलब ये दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन हमेशा इसी प्रपोर्शन में रिएक्ट करेंगे वाटर बनाने के लिए, मतलब ऑलवेज इसी रेशो में होंगे, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन अगर उनको वाटर बनाना है। सपोज आपके पास अगर 9 ग्राम वाटर है, ठीक है, उन्होंने बोला 9 ग्राम वाटर में से आपको 8 ग्राम निकलेंगे ऑक्सीजन के एंड 1 ग्राम निकलेगा हाइड्रोजन का, ठीक है, क्योंकि ये इसी मैस में रेशो, इसी रेशो में यहाँ पे ऑब्टेन होते हैं 16। ये कितना है यहाँ पे H2 है तो 2 तो 4, ठीक है, 16:4। O2 है, एक का सेक्शन 32:4, मतलब देखो मैं आपको मास दिखाऊंगा। ऑक्सीजन एक का होता है 16, ठीक है, दो का कितना होगा 32, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, दो का होगा 2 लेकिन 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रेशो है 32:4, तो 4 1 जा 4 8 जा, मतलब 8:1 रेशो है किसका, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का। तो उन्होंने बोला अगर आप 9 ग्राम वाटर लाओगे तो आपको हमेशा वो 8 ग्राम ऑक्सीजन देगा और 1 ग्राम हाइड्रोजन देगा। इसी तरह अगर आप अमोनिया लोगे, NH3 लोगे, ठीक है, जब अमोनिया अगर आप लोगे, सपोज आपकी टेक्स्ट की एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाए कि ये एग्जांपल पहले पढ़ी थी, इसमें ऐसा था, ठीक है, इसलिए मैं आपकी टेक्स्ट की एग्जांपल्स लेता हूं, अदरवाइज हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स है जो मैं आपके लिए दे सकता हूं। सपोज अगर हमने अमोनिया लिया, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन जो है वो किसके रेशो में है 14:3, क्या है 14:3। उन्होंने बोला चाहे ये अमोनिया आप केमिकल रिएक्शन से क्रिएट करो, चाहे ये अमोनिया आप किसी लेबोरेटरी से ले आओ, नेचुरल सोर्स से ले आओ, जहां से भी ले आओगे इसी प्रपोर्शन में आपको मिलेगा, ठीक है। The law was stated by Prost as in a chemical substance the elements are always present in different proportions by mass, ठीक है। ये ला प्रोस्ट ने भी इस तरीके से डिफाइन किया था कि जो केमिकल रिएक्शन है इन केमिकल सब्सटेंसेस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज, एलिमेंट जो है ऑलवेज फिक्स्ड रेशो में होते हैं, डिफरेंट प्रोपोर्शन में होते हैं बाय मास। तो यहां से वो प्रूव होता है और उसका जो था डेफिनेट रेशो में होते हैं वो यहां पे प्रूव होता है, ठीक है। तो ये एक और है, ठीक है, आया समझ। इसको हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन भी बोलते हैं, ये भी आप याद रख सकते हो। डेफिनेट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, सिंपल सी चीज है। तो ठीक है, उसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी साइंटिस्ट को वो थी कि अब हमें तो बोला मैटर जो है उसमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, एटम्स कंबाइन करते हैं। अब एटम्स के लिए क्या होगा, एटम्स क्या है ये तो हमें कुछ पता नहीं था, ठीक है। एटम्स क्या होते हैं, एटम्स की क्या प्रॉपर्टीज है, एटम्स क्या करते हैं, कैसे कंबाइन करते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं पता था। तो सबसे पहले जिन्होंने इस एटम के बारे में डिस्कस किया वो थे जॉन डाल्टन। क्या थे? जॉन डाल्टन एक स्कूल टीचर थे, ठीक। उनने एक थ्योरी बनाई जिसको उन्होंने कुछ पॉइंट इसमें डिफाइन किया एटम्स को। उन्होंने कुछ पॉइंट्स लिखे एटम्स के बारे में, बोला एटम्स जो है इस तरीके के होते हैं, ठीक है। ठीक है, एटम्स उन्होंने भी यूज किया, वर्ड जो उन्होंने एटम्स यूज किया, और केमिकल जो लॉ ऑफ ये था केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल प्रपोजिशन, ये उन्होंने यूज करके कुछ पॉइंट्स लिखे जो उन्होंने अपनी थियरी को उसको बनाया उन्होंने, ठीक है। सिंपल सी बात है, उन्होंने अपनी एक थियरी बनाई जिसको उन्होंने कुछ पॉइंट्स में डिफाइन किया। सपोज अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थियरी ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट a compound or a mixture of compound or a small particle called atoms is composed of a small particle called atoms। उन्होंने बोला कोई भी मैटर दुनिया में जो कंपाउंड है, एलिमेंट है, सब एटम से बने होते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है, सब एटम से बने होते हैं। उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं इनकी थियरी के। पहला पॉइंट था ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस। उन्होंने बोला जो भी दुनिया में कोई भी मैटर है, दुनिया में जो भी चीजें हैं ये एटम्स से बनी होती हैं, एटम्स ही पार्ट लेते हैं केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। वो एटम्स बहुत ही स्मॉल होते हैं, कितने स्मॉल, जितने तुम इमेजिन नहीं कर सकते, मतलब जितना भी तुम इमेजिन कर सकते हो उससे स्मॉल होता है, ठीक है। वो हम आंखों से नहीं देख सकते। वो जब मैटर को डिवाइड करते जाएंगे लास्ट पे जो पार्टिकल बचेगा उसको उसमें एटम के नाम से
कहा था। एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम्स जो है ये इनडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं, इनको आप डिवाइड नहीं कर सकते, ना ही इनको क्रिएट कर सकते हो केमिकल रिएक्शन में, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है, ये उनका सेकेंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट क्या था? एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर आपके पास कोई एलिमेंट है, एलिमेंट के जो भी एटम्स होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। ठीक है, उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी और मास भी आइडेंटिकल होगा। ठीक है, आपको बताऊंगा कौन से पॉइंट इसमें फिर कंट्राडिक्ट आ गया इनकी थियरी के। ठीक है, अभी के लिए आप पॉइंट पहले याद रखो कि कौन कौन से पॉइंट्स थे कि जो भी एलिमेंट के एटम्स होते हैं उनका मास और केमिकल रिएक्शन सेम होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? एटम्स ऑफ डिफरेंट एटम्स हैव डिफरेंट masses एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं उनका डिफरेंट मास होता है और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, हाँ, सिंपल पॉइंट्स है। एटम्स कंबाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। एटम्स कंबाइन करते हैं स्मॉल होल नंबर के रेशियो में, मतलब जितना स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो में वो जा सकते हैं उतना वो कंबाइन करते हैं। सपोज 2:1, ठीक है, इसी तरह 1:3, 3:1, 1:2, इसी के रेशियो में वो कंबाइन करते हैं। लास्ट वाला, द रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। ठीक है, रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। किसी कंपाउंड में जो रिलेटिव नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट प्रपोर्शन का ही यूज किया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स थे ये किसने बोले थे? डाल्टन ने बोले थे अपनी एटॉमिक थियरी में। और बहुत टाइम तक ये थियरी चली, उसको माना गया क्योंकि तब तक एक्सपेरिमेंट नहीं हुए थे, बहुत सारी पार्टिकल्स, बहुत सारी चीजें हमें पता नहीं थी। सपोज पहला पॉइंट जो कंट्राडिक्ट होता है यहाँ पे वो है एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। क्योंकि एटम्स आपको पता है किसका बना होता है, उसके बाद अंदर जाते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, ठीक है, न्यूट्रॉन्स एक्सेट्रा है, शेल्स, सब चीजें हैं। तो वो पहला पॉइंट है जो कंट्राडिक्ट होता है। सेकंड पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं आइसोटोप्स, आइसोबार्स। ठीक है, वो आपके आगे जाके हम पढ़ेंगे, वो आ जाते हैं, वो कंट्राडिक्ट करते हैं इसके उस वाले पॉइंट को जिसमें हमने बताया था कि ऑल एटम्स ऑफ एलिमेंट हैव डिफरेंट masses एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एटम्स जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनकी डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है, डिफरेंट masses होते हैं। उसमें आइसोटोप्स, आइसोबार्स का जो है रोल है वो हम देखेंगे कैसे ये वाला पॉइंट भी कंट्राडिक्ट होता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन दिए हैं, देखते हैं पहले क्या दिया है। इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। द प्रोडक्ट्स वर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम ऑफ वाटर, 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम। शो दीज observations are in agreement with the law of conservation of mass. Sodium carbon plus H2S plus sodium acetate plus carbon dioxide plus water. सिंपल सी बात है, आपको रिएक्शन दी गई है, रिएक्शन लिखनी है, यहां से उसका मास लिखना है, फिर दोनों साइड से मास को कैलकुलेट करना है, डेफिनेटली वो मास इक्वल होगा। ठीक है, तो बाकी तो सिंपल है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज एटम। एटम क्या है? क्योंकि हमने बोला कि एटॉमिक थ्योरी जो डाल्टन की थी उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ पॉइंट्स देखे। ठीक, अब हमें क्वेश्चन दिया गया है, टॉपिक दिया गया है व्हाट इज एटम। एटम क्या है? ठीक, सपोज मैं आपको बोलूंगा कि हम एक बिल्डिंग बनाते हैं। ठीक है, बिल्डिंग में हम क्या करते हैं, उसको कंस्ट्रक्ट करने के, उसको मतलब हम बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें ब्रिक्स चाहिए, सैंड चाहिए। ठीक है, तो अगर हम जाएंगे पहले हम देखेंगे ब्रॉडली कि बिल्डिंग किससे बनी है। आप बोलोगे ब्रिक से बनी है। ठीक है, एक ब्रिक को दूसरी ब्रिक पर रखा गया तो उस तरह से बिल्डिंग बन गई है। अगर हम और थोड़ा और अंदर जाएंगे, इंटीरियर में देखेंगे कि ब्रिक किससे बनी है। ठीक है, तो आप ब्रिक को अगर तोड़ोगे तो वहां पर आपको स्मॉल सैंड ग्रेन्स लाइक निकलेंगे। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि सैंड ग्रेन्स जो है उनको कंबाइन करके हमने ब्रिक बनाई, ब्रिक को कंबाइन करके हमने बिल्डिंग बनाई। तो जैसे बिल्डिंग में ये सैंड ग्रेन्स है ना, उसी तरह हर एक ऑब्जेक्ट में क्या होता है, हर एक सबस्टेंस में क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। एटम्स वही बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिनका बना होता है उस ऑब्जेक्ट का, उसको हम बोलते हैं एटम। ठीक है, सिंपल टर्म है। एटम कितने बड़े हैं ये आप पूछ सकते हो कि कितना बड़ा एटम है, कितना बड़ा साइज है एटम का। तो आपकी टेक्स्ट ने कुछ टेबल सा दिया है, उसको आप देख सकते हो। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक भी है आपके सामने है तो पेज नंबर 33 पे, ठीक है, एक टेबल है येलो में, बहुत ही अच्छा टेबल है।
1 नैनोमीटर दिया है आपको। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। नैनोमीटर क्या होता है? नैनोमीटर होता है 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, एक को इतने पार्ट्स में डिवाइड करना है, उसको हम बोलते हैं, फिर जो निकलेगा उसको बोलते हैं नैनोमीटर। इसको हम लिखते हैं 10⁻⁹ ठीक है, ऐसे इसको लिखते हैं, इसको 1 नैनोमीटर। सपोज अब आपको दी गई है कि रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम कितनी होती है? 10⁻10 मीटर। ठीक है, ये भी मीटर है। ठीक, इसी तरह मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 10⁻9 1 नैनोमीटर। मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन 10⁻8। ग्रेन ऑफ सेन 10⁻4 एंड 10⁻3। एप्पल 10⁻1। 10⁻1 क्या होता है? 1/10 ऑफ मीटर। ठीक है, मतलब 100 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे निकाल सकते हो कि कितना बड़ा होता है। इतना छोटा होता है कि आप समझो कि जितना आप इमेजिन कर सकते हो उससे छोटा होता है। जितना भी आप इमेजिन कर सकते हो उससे छोटा होता है एटम का साइज। अब आप ये बोल सकते हो सपोज कि एटम इतना छोटा है, हमें करना क्या है, क्यों पढ़ना है इसके पीछे। ठीक है, अब जैसे कि आपका बेसिक जो चीज बनती है उसका बेसिक स्ट्रक्चर एटम ही बनाता है। ठीक है, एटम ही डिफरेंट पोजिशन में, डिफरेंट अरेंजमेंट्स में रह के आपकी हर चीज बनाता है। तो ये तो इंपॉर्टेंट है ना, हमें पता होना चाहिए कि एटम क्या कर रहा है, एटम कैसे होते हैं, किस तरीके से, किस अरेंजमेंट में रह के वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज देते हैं। ठीक, ये चीजें इसीलिए इंपॉर्टेंट, इसलिए हम इसमें ज्यादा जाते हैं कि क्योंकि ये बेसिक ब्लॉक्स है। अगर हम वहां तक पहुंच जाते हैं, उनमें चेंज करेंगे तो हम कुछ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम वहां पे जाके उनके अरेंजमेंट को चेंज करके हम ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स वही है। आपको एक और एक डायग्राम दी गई है, एन इमेज ऑफ द सरफेस ऑफ सिलिकन। ठीक है, सिलिकन के सरफेस की इमेज दी गई है। तो थोड़ा सा इसमें एटम्स का उन्होंने दिखाया कि एटम्स इसमें देख सकते हैं। अब आज की जो मॉडर्न लाइफ है, मॉडर्न लाइफ में हमने कुछ सिंबल्स रखे हैं। ठीक है, बहुत सारी डायग्राम्स रखी है कुछ एटम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, अब सपोज हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन लिखने के बजाय हमने एक छोटा सा सिंबल बनाया और हमें ये बताया हाइड्रोजन का सिंबल है। इसी तरह गोल्ड का बनाया, हमने बोला ये गोल्ड का है। ठीक है, बहुत सारे सिंबल होते हैं, सब रुपीज का सिंबल है। आप देखो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, तो मुझे अब आएगा ही नहीं कैसे बनाना होता है। इस तरीके कुछ लाइक दिस, ठीक, समथिंग इसी तरह कुछ होता है शायद, हाँ पता नहीं, ऐसे ही होता है। इसी तरह बहुत सारे सिंबल्स होते हैं जो हमने बनाए हैं डिफरेंट एटम्स के। ठीक है, सिंबल्स हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी टेक्स्ट अगर आप देख रहे होंगे अभी वहां पे बनाए गए हैं। डाल्टन ने पहले किए थे सिंबल्स यूज, उसके बाद आगे थे बेrzelius, उन्होंने सिंबल्स किए थे एलिमेंट्स के लिए और 2 लेटर नेम भी जो है सजेस्ट किया था। सपोज हाइड्रोजन के लिए है ऐसे सिंपल बीच में डॉट। ठीक है, ये आपको जो सिंबल है ये आपको किसका है, हाइड्रोजन का सिंबल है। इसी तरह कार्बन के लिए डायरेक्ट है, बीच में थोड़ा सा शेड होगा किसी का। इसी तरह ऑक्सीजन के लिए डायरेक्ट गोल है जो व्हाइट है। इसी तरह फॉस्फोरस, सल्फर, आयरन, कॉपर, लेड, सिल्वर सबके लिए सिंबल्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना रहने देते हैं, क्योंकि अगर आप इतना समझते हैं, इतना पढ़ते हैं अपनी टेक्स्ट बुक से, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा है। आई थिंक एनफ है आज के लिए। तो अभी के लिए क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप नए हैं। अच्छे से जाके टेक्स्ट से पढ़ना है सारी चीजें जो हमने जहां तक हमने अभी पढ़ा वहां तक आपको टेक्स्ट से पढ़ना है। सिंबल्स को हम कल फिर से डिस्कस करेंगे और तब तक के लिए क्या करना है, टेक्स्ट पढ़नी है, बाकी कुछ नहीं है। लेक्चर देखे टेक्स्ट पढ़नी है, आपको सारा समझ में आ जाएगा, गारंटी देता हूं। हमारे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे, और जो भी आप चाहते हैं आप कमेंट में लिख सकते हैं। कैसी इंप्रूवमेंट चाहते हैं, कौन सा पॉइंट आप फिर से रिपीट करवाना चाहते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।